दुनिया के नक्शे पर एक देश ऐसा है जिसकी जमीन पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.42% है। लेकिन अगर कोई उस देश के किसी मोहल्ले में जाए तो वहां दुनिया के हर 100 में से लगभग 18 लोग मिल जाएंगे। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में चौंकाने वाला है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विशाल विरोधाभास है जो भूगोल को सिर्फ लकीरों से निकालकर एक जीती जागती कहानी बना देता है। तो आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल और उसकी सीमाओं से जुड़े गहरे सूत्रों का एक गहन विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और ये विश्लेषण बहुत जरूरी भी है। राइट, हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो अक्षांशों, देशांतरों और तट रेखाओं के विस्तृत भौगोलिक नोट से भरे हुए हैं। और हमारा मिशन, मतलब हमारा मकसद सिर्फ इन आंकड़ों की एक सूची पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि ये जो विशाल भौगोलिक आकार है ना, ये यहाँ के मौसम, रोजमर्रा के समय और वैश्विक कूटनीति को कैसे गहराई से प्रभावित करता है। मैं तो ये सब पढ़कर ही हैरान थी। इस स्रोत सामग्री में ना सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये जमीन के टुकड़ों को महज ज्यामिति के चश्मे से नहीं देखती। जब हम इन अक्षांशों और देशांतरों को डिकोड करते हैं तो पता चलता है कि नक्शे पर खींचे गए ये बिंदु केवल दूरी नहीं बताते। अच्छा। हाँ, बल्कि ये तय कर रहे हैं कि यहाँ के लोग क्या पहनेंगे, किस तरह की फसलें उगाएंगे और उनका दिन कब शुरू होगा। मतलब ये हमारी पूरी जिंदगी तय कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले ना इस पूरे उपमहाद्वीप की रूपरेखा को थोड़ा दिमाग में बिठाते हैं कि आखिर इसका फैलाव कितना बड़ा है। शोध के अनुसार भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो मुख्य भूभाग है वो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला है। जी। अब ये तो हो गए तकनीकी आंकड़े। अगर इसे थोड़ा आसान भाषा में कहें तो उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2935 किलोमीटर है। अब 3214 किलोमीटर सुनने में तो सिर्फ एक नंबर लग सकता है। हाँ, एक संख्या ही लगती है। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, अगर कोई इंसान हर दिन 10 किलोमीटर लगातार चले तो उसे इस देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगभग एक पूरा साल लग जाएगा। अरे वाह, ये उपमा वाकई इस विशालता को एकदम स्पष्ट कर देती है। मतलब एक साल पैदल चलना। हाँ, सोच के ही दिमाग चकरा जाता है। और इतने बड़े फैलाव का सीधा असर हमारी जो भौगोलिक और जलवायु संबंधी विविधता है उस पर पड़ता है। जब हम उत्तर में इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी बिंदु है, वहां से लेकर दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट तक जाते हैं तो हम केवल जमीन नहीं नाप रहे होते हैं। राइट। हम असल में दुनिया के सबसे ठंडे बर्फीले पहाड़ों से होते हुए गहरे उष्णकटिबंधीय जंगलों तक का सफर तय कर रहे होते हैं। रुकिए, ये इंदिरा पॉइंट वाला जो हिस्सा है ना, ये मुझे थोड़ा और गहराई से समझना है। हाँ, बताइए। स्रोत में ये बताया गया है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से महज 876 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, सिर्फ 876 किलोमीटर। और इसके कुछ और ऐतिहासिक नाम भी नोट्स में दिए गए हैं, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट और लाइचिंग। जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी होने का असल जिंदगी या मौसम पर क्या असर पड़ता है? मतलब क्या ये सिर्फ परीक्षा में रटने वाला एक तथ्य है या इसका कोई बड़ा वैज्ञानिक प्रभाव भी है? नहीं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। अच्छा। भूमध्य रेखा से इतनी नजदीकी का सीधा मतलब है कि ये क्षेत्र पूरी तरह से भूमध्य रेखीय जलवायु, जिसे हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं, उसके प्रभाव में रहता है। यहाँ साल भर तापमान लगभग एक समान रहता है, भारी बारिश होती है और घने सदाबहार जंगल पनपते हैं। ओह, तो इसीलिए वहां इतनी हरियाली है। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत उत्तर में इंदिरा कॉल के पास आपको बर्फीले पहाड़ और ध्रुवीय जैसी ठंड मिलती है। हाँ, मतलब एक ही देश में। वही तो, एक ही भूभाग में चरम गर्मी और चरम ठंड का एक साथ मौजूद होना कोई साधारण बात नहीं है दुनिया के नक्शे पर। ये तो सच में अद्भुत है। और अगर पूर्व पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में गुजरात का सरक्रीक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबिथू हमारी सीमाएं तय करते हैं। जी। तो क्या
इसी भौगोलिक विशालता और इतनी अलग अलग तरह की जलवायु के कारण ही भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि उपमहाद्वीप का दर्जा दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान भी शामिल है। एकदम सही पकड़ा आपने। एक महाद्वीप कहलाने के लिए जिन विशेषताओं की आवश्यकता होती है ना, हाँ, जैसे एक विशाल और निरंतर भूभाग, अपनी एक अलग जलवायु प्रणाली और ऊंचे पहाड़ों व समुद्रों से कटा हुआ एक स्पष्ट भौगोलिक दायरा। राइट, वो सब इस हिस्से में पूरी तरह मौजूद हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला इसे एशिया के बाकी हिस्सों से एक विशाल दीवार की तरह अलग करती है। हाँ, एक प्राकृतिक सीमा बन जाती है। इसीलिए ये सिर्फ एक देश की सीमा नहीं है, ये पूरे एक उपमहाद्वीप की पहचान है। ये बात तो समझ आ गई कि ये एक विशाल उपमहाद्वीप है। लेकिन अब आते हैं उस विरोधाभास पर जिसका मैंने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था। वो क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला? हाँ, क्षेत्रफल और जनसंख्या का खेल। नोट्स में बताया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जी। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल। और स्रोत में ना इसे याद रखने की एक बहुत ही रोचक ट्रिक भी दी गई है। अच्छा, क्या ट्रिक है? ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। अरे वाह। हाँ, मतलब रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां नंबर भारत का है। बहुत ही आसान तरीका याद रखने का है ना। लेकिन फिर वो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। दुनिया के कुल जमीन का केवल 2.42% हिस्सा हमारे पास है। हाँ। और आबादी लगभग 17.8%। मतलब एक ऐसा घर जहां सबसे कम जगह है लेकिन मोहल्ले के सबसे ज्यादा लोग वहीं रह रहे हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। तो क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक और ढांचागत दबाव है। वो कैसे? जब हम कहते हैं कि 2.42% जमीन पर विश्व की लगभग 18% आबादी है, तो इसका सीधा मतलब है कि इसी सीमित जमीन से इतनी बड़ी आबादी के लिए अन्न उगाना है। बिल्कुल। उसी जमीन पर घर और शहर बसाने हैं और पीने का पानी भी उसी जमीन के नीचे से निकालना है। मतलब प्रति व्यक्ति जमीन या संसाधनों की उपलब्धता की बात करें तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। एकदम। दुनिया के जो 8 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देशों का क्रम अगर देखें, भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। इनमें से अगर हम रूस या अमेरिका को देखें तो उनके पास आबादी के अनुपात में जमीन तो बहुत ज्यादा है। सही कहा। रूस क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी में वो 8वें नंबर पर है। मतलब जमीन ही जमीन है वहाँ। हाँ, वहाँ जमीन अथाह है, लेकिन उस पर रहने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन भारत के मामले में चुनौती ये है कि संसाधनों का इस्तेमाल बहुत तेज गति से होता है। जमीन की उर्वरकता, जंगलों का संरक्षण और जल स्तर को बनाए रखना यहाँ एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और प्रशासनिक चुनौती बन जाती है। बिल्कुल, क्योंकि हम जमीन तो बढ़ा नहीं सकते। वही बात है, हम जमीन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उस पर निर्भर आबादी लगातार बढ़ रही है। ये वाकई एक गहरी बात है। हम अक्सर 7वां सबसे बड़ा देश सुनकर ना एक बड़े भूभाग की कल्पना कर लेते हैं, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन जब आबादी के लेंस से उसी 32 लाख वर्ग किलोमीटर को देखते हैं तो वो जगह बहुत सीमित लगने लगती है। बिल्कुल। खैर, जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर अब समय की बात करते हैं। चलिए। क्योंकि पूर्व से पश्चिम की इस 2933 किलोमीटर की चौड़ाई का सबसे बड़ा और सीधा असर हमारी रोजमर्रा की घड़ियों पर पड़ता है। हाँ, देशांतरी विस्तार की वजह से। राइट। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी बिंदु यानी किबिथु और गुजरात के पश्चिमी बिंदु सरक्रीक के बीच देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा है। स्रोत बताता है कि इस विशाल फैलाव की वजह से इन दोनों सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। बिल्कुल, पूरे 120 मिनट का। तो इसे थोड़ा सा डिकोड करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि जब अरुणाचल प्रदेश में लोग सुबह की तेज धूप में अपने काम पर निकल रहे होते हैं, तब गुजरात के लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं? तकनीकी और प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। सच में? हाँ, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। इस कारण पूर्वी हिस्से यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। अच्छा। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह 5 बजे हो रहा है ना, तो वही सूरज अपनी रोशनी गुजरात तक पहुंचाते पहुंचाते सुबह के 7 बजा देगा। सूरज के हिसाब से
दोनों जगह के समय में पूरे 2 घंटे का अंतर है। लेकिन यहाँ मेरी सबसे बड़ी उलझन ये है कि अगर हम सूरज के हिसाब से चलने लगें तो अरुणाचल प्रदेश के दफ्तर और स्कूल गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले खुलने चाहिए। बात तो लॉजिकल है। तो पूरे देश के लिए सिर्फ एक मानक समय रखना, यानी एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखना, क्या प्रशासनिक तौर पर एक अव्यावहारिक व्यवस्था नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और आपको बता दूं, कई बार अलग अलग टाइम जोन बनाने की मांग भी उठती रही है। हाँ, मैंने भी सुना है। लेकिन जरा इसके दूसरे पहलू पर गौर कीजिए। कल्पना कीजिए कि भारत में 2 अलग अलग टाइम जोन हो। एक ट्रेन असम से चलकर गुजरात की तरफ जा रही है। ठीक है। अब अगर हर राज्य या क्षेत्र की सीमा पार करते ही समय बदलने लगे तो रेलवे का टाइम टेबल कितना जटिल हो जाएगा। वो तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, उड़ानों के शेड्यूल, बैंकिंग प्रणाली और राष्ट्रीय स्तर के जो प्रसारण होते हैं, सब कुछ एक प्रशासनिक दुष्स्वप्न में बदल जाएगा। मतलब कोई टीवी शो अगर 8 बजे आना है तो वो अलग अलग टाइम पर आएगा। हाँ, समन्वय बैठाना लगभग असंभव हो जाएगा। हाँ, ये तो व्यवस्था को पूरी तरह से पटरी से उतार देगा। शायद इसीलिए हमने ये बीच का रास्ता निकाला है। बिल्कुल, इसी भयानक अव्यवस्था से बचने के लिए ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय चुना गया है। ये रेखा ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। राइट, जो हम हमेशा मोबाइल में +5.30 देखते हैं। एकदम सही। ये रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है और देश को समय के मामले में एक सूत्र में बांधती है। और नोट्स में ये भी बताया गया है कि ये कुल 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अच्छा, तो समय को साधने वाली इस लकीर के अलावा एक और रेखा है जो भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा। हाँ, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। स्रोत में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और इसके दक्षिण का हिस्सा त्रिभुजाकार है। जी। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इसका काम सिर्फ नक्शे को 2 हिस्सों में काटना है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? इसका काम इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो कैसे? कर्क रेखा भारत को 2 अलग-अलग जलवायु कटिबंधों या क्लाइमेट जोन्स में विभाजित करती है। अच्छा? कर्क रेखा के जो दक्षिण का हिस्सा है ना, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, यानी ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ साल भर तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है और सर्दियां बहुत कठोर नहीं होती, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के करीब है। ओह, तो क्या ये मुख्य कारण है कि दक्षिण भारत में लोगों को भारी जैकेट या रूम हीटर की जरूरत ना के बराबर पड़ती है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वहीं दूसरी ओर कर्क रेखा के जो उत्तर का हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल है। अच्छा, वहाँ मौसम कैसा होता है? इस हिस्से में गर्मियां और सर्दियां दोनों बहुत स्पष्ट रूप से महसूस की जाती हैं। उत्तर भारत में आपको कड़ाके की ठंड और छिलचिलाती गर्मी दोनों का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो तो है। दिल्ली की गर्मी और सर्दी दोनों मशहूर हैं। तो कर्क रेखा महज एक काल्पनिक रेखा नहीं है, ये तय करती है कि भारत के किस हिस्से में कौन सी फसल उगेगी, घरों की वास्तुकला कैसी होगी और लोग किस तरह का जीवन जिएंगे। मतलब ये लकीरें सिर्फ कागज पर नहीं है, हमारी जिंदगी पर खिंची हैं। बिल्कुल। तो अक्षांशों और जलवायु के इस खेल को समझने के बाद अब जरा उन जमीनी लकीरों की बात करते हैं जो हमें हमारे पड़ोसियों से जोड़ती हैं या अलग करती हैं। हाँ, सीमाओं की बात। भारत की कुल जमीनी सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, जो 7 अलग अलग देशों से लगती है। और स्रोत में इसे याद रखने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प ट्रिक दी गई है। बचपन में MBA किया। हाँ, ये ट्रिक्स ना लंबे भौगोलिक तथ्यों को याद रखने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल, जरा इसे समझाइए। देखिए, बचपन यानी ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। और MBA का मतलब है M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ये ट्रिक तो आसान है, लेकिन यहाँ एक तथ्य है जो मुझे हमेशा हैरान करता है और मैं इस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जब भी कोई दुनिया का नक्शा देखता है तो चीन एक विशालकाय देश दिखाई देता है जो भारत के पूरे उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्से पर छाया हुआ है। हाँ, नक्शे पर तो ऐसा ही लगता है।
लेकिन नोट साफ कहते हैं कि हमारी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ है। बिल्कुल। यह सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी है। मतलब देखने में इतना छोटा लगने वाला बांग्लादेश चीन से ज्यादा लंबी सीमा कैसे साझा कर सकता है? ये कैसे संभव है? ये नक्शे का एक बहुत ही बेहतरीन भौगोलिक भ्रम है। भ्रम? हाँ। जब हम किसी बड़े देश को देखते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद ये मान लेता है कि उसकी सीमा भी सबसे लंबी होगी। स्वाभाविक है। लेकिन सीमा की लंबाई केवल देश के आकार पर निर्भर नहीं करती, वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो रेखा कितनी कटी-फटी या घुमावदार है। घुमावदार से आपका क्या मतलब है? इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे। जरूर। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सीधा धागा है। ठीक है। अब उसी धागे को जिग-जैग तरीके से मोड़ दीजिए। वो मुड़ा हुआ धागा देखने में कम जगह लेगा, लेकिन अगर आप उसे पूरा खोलकर नापेंगे तो वो सीधे धागे से कहीं ज्यादा लंबा निकलेगा। अरे हाँ। बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल उसी जिग-जैग मुड़े हुए धागे जैसी है। वो भारत से 3 तरफ से, पश्चिम, उत्तर और पूर्व से घिरा हुआ है। ये सीमा कोई सीधी लकीर नहीं है, ये नदियों, डेल्टाओं और घने जंगलों के बीच में से होकर गुजरती है। अच्छा। इसी अत्यधिक घुमाव के कारण इसकी कुल लंबाई चीन की सीमा से भी ज्यादा हो जाती है। क्या बात है! ये जिगजैग धागे वाली एनालॉजी ना इस पूरे भ्रम को एकदम साफ कर देती है। और स्रोत में बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले भारतीय राज्यों को याद रखने के लिए एक ट्रिक दी गई है, मामिता बेन। हाँ, ये भी अच्छी ट्रिक है। मेघालय MA, मिजोरम MI, त्रिपुरा T, असम A और पश्चिम बंगाल बेन। बिल्कुल। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन आता है, जिसके साथ हमारी 4488 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये मुख्य रूप से पहाड़ी और अत्यधिक दुर्गम सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसके लिए स्रोत में झूसा ट्रिक का जिक्र है। फिर पाकिस्तान का नंबर आता है 3323 किलोमीटर की सीमा के साथ। जी। यह सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात को छूती है, जिसकी ट्रिक पंगुराज बताई गई है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा है, जिसके लिए BSPUU ट्रिक है, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बिल्कुल सही। इसके बाद म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और सबसे आखिर में अफगानिस्तान आता है। हाँ, अफगानिस्तान की सीमा, जिसकी सीमा सबसे छोटी है, यानी महज 106 किलोमीटर। और ये भी जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में है जो वर्तमान में POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाता है। इन सीमाओं का अध्ययन करते समय ना ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किलोमीटर का गणित नहीं है। तो और क्या है? हर सीमा की अपनी एक अलग भू राजनीतिक वास्तविकता है, यानी जियोपॉलिटिकल रियलिटी। कैसे? जैसे नेपाल और भूटान के साथ हमारी खुली सीमाएं हैं, जो गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को दर्शाती हैं। हाँ, वहां जाने के लिए वीजा भी नहीं लगता। बिल्कुल। वहीं चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाएं सामरिक और सैन्य दृष्टि से दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में गिनी जाती हैं। राइट। भूगोल यहाँ सीधे तौर पर कूटनीति और हमारी रक्षा नीतियों को आकार देता है। ये सच में एक बहुत बड़ा पहलू है। जमीनी सरहदों की इन जटिलताओं से निकल कर ना अब दक्षिण के उस अथाह नीले समुद्र की ओर चलते हैं। चलिए। जो भारत को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाता है। नोट्स बताते हैं कि भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। विशाल है ये। बहुत विशाल। इसमें मुख्य भूमि की तटरेखा लगभग 6200 किलोमीटर है और बाकी हिस्सा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूहों का है। यह विशाल तटरेखा 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव तथा पुडुचेरी को छूती है। और समुद्र तट का ये विस्तार किसी भी देश के लिए ना एक बहुत बड़ा आर्थिक वरदान होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम और सस्ता मार्ग प्रदान करता है। साथ ही नौसैनिक सुरक्षा के लिहाज से भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ फिर से एक और जिगजैग धागे वाला पल आ गया है। अच्छा, वो कैसे? जब भी समुद्री तटों की बात होती है तो दिमाग में सीधे केरल, गोवा या तमिलनाडु की तस्वीरें उभरती हैं। स्वाभाविक है, वहां के बीच बहुत मशहूर है। राइट। लेकिन स्रोत के मुताबिक भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा इन दक्षिणी राज्यों की नहीं बल्कि गुजरात की है। जी हाँ। यह लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है,
ये तथ्य भी ना नक्शे को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये भी उसी घुमावदार सिद्धांत का ही नतीजा है जो हमने अभी बांग्लादेश की सीमा के मामले में समझा था। अच्छा, मतलब यहाँ भी वही जिगजैग। बिल्कुल। गुजरात की तटरेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, ये बहुत ज्यादा कटी फटी है, जिसे हम इंडेंटेड कहते हैं। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के कारण ना समुद्र का पानी जमीन के काफी अंदर तक चला जाता है। ओ, समझी। जब आप उस पूरी कटी फटी और टेढ़ी मेढ़ी रूपरेखा को इंच दर इंच नापते हैं तो उसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर निकलती है, जिसे नोट्स में काठियावाड़ तट कहा गया है। जी हाँ। और अगर इतिहास को देखें तो प्राचीन काल में लोथल जैसे बंदरगाहों के समय से ही ये क्षेत्र समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह की जो कटी फटी तटरेखाएं होती हैं ना, वो प्राकृतिक बंदरगाह यानी नेचुरल हार्बर्स बनाने के लिए एकदम आदर्श मानी जाती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ समुद्र शांत होता है और जहाज़ों को लंगर डालने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल जाती है। इसीलिए गुजरात सदियों से समुद्री व्यापार में अग्रणी रहा है। क्या बात है। और इन समुद्री तटों के नाम भी बड़े ही ऐतिहासिक हैं। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा तमिलनाडु की है, जो 1076 किलोमीटर लंबी है, जिसे कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। जी। तीसरी सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है, 972 किलोमीटर, और ये भी कोरोमंडल तट का ही हिस्सा है। बिल्कुल। अगर हम पश्चिम की ओर चलें तो महाराष्ट्र की 720 किलोमीटर लंबी तटरेखा को कोंकण तट कहा जाता है। हाँ, कोंकण रेलवे का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। और केरल की 590 किलोमीटर लंबी तटरेखा पूरी दुनिया में मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध रही है, जिसे मालाबार तट कहते हैं। इसके अलावा उड़ीसा की जो 485 किलोमीटर की तटरेखा है, उसे उत्कल मैदान कहा जाता है। उत्कल? हाँ, हमारे राष्ट्रगान में जो द्राविड़ उत्कल बंग शब्द आते हैं ना, वो इसी उत्कल तट की बात कर रहा होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही रोचक बात बताई आपने। और कर्नाटक के 300 किलोमीटर तटीय क्षेत्र को कनारा तट कहते हैं। पश्चिम बंगाल की भी 158 किलोमीटर की तटरेखा है। और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, उसकी सबसे छोटी तटरेखा है जो मात्र 131 किलोमीटर है। इस विशाल समुद्री विस्तार की बात हो और हम अपने समुद्री पड़ोसियों को भूल जाएं, ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। हमारी जमीनी सरहदों के अलावा समुद्री सीमाएं भी हैं। भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 288 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है, जो 1974 और 1976 के ऐतिहासिक समझौतों से स्थापित की गई थी। जी। इसके अलावा मालदीव के साथ भी भारत की समुद्री सीमा लगभग 1010 किलोमीटर लंबी है। यहाँ मालदीव का जो उदाहरण है वो बहुत ही सटीक है। वो कैसे? देखिए, मालदीव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर है। मतलब बहुत ही छोटा। हाँ, लेकिन उसकी भारत के साथ समुद्री सीमा 1010 किलोमीटर की है। बाप रे। ये तथ्य साबित करता है कि समुद्र में किसी देश की पहुंच और ताकत उसके जमीन के आकार से नहीं बल्कि उसके भौगोलिक स्थान यानी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से तय होती है। हिंद महासागर के ठीक बीचों बीच भारत की यह केंद्रीय स्थिति ही इसे एक प्रमुख नौसैनिक और व्यापारिक केंद्र बनाती है। ये पूरा भौगोलिक विश्लेषण वाकई नजरिया बदलने वाला रहा है। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों और आंकड़ों की गहराई में जाने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत का नक्शा अब दिमाग में सिर्फ कागज पर खींची गई लकीरों का जाल नहीं लगता। हाँ, ये 15,200 किलोमीटर की जमीनी सरहदों, 7,516 किलोमीटर के विशाल समुद्री तटों, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जलवायु के विभाजन और पूर्व से पश्चिम के बीच 2 घंटे के सूर्योदय के अंतर को समेटे हुए एक जीवंत सांस लेता हुआ तंत्र है। और ये सारी जानकारी महज किताबों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अक्सर सुनने वालों को लगेगा कि ये सब रटने की बातें हैं, लेकिन अगली बार जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति, सीमाओं के विवाद या जलवायु परिवर्तन की कोई खबर सामने आए ना, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यही अक्षांश, देशांतर और घुमावदार सीमाएं ही उन सभी घटनाओं की असली दिशा तय कर रही होती हैं। सही कहा। भूगोल केवल जमीन का अध्ययन नहीं है, ये किसी भी देश के इतिहास और उसके भविष्य दोनों की सबसे मजबूत नींव होता है। तो इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार है जिस पर सबको गौर करना चाहिए। क्या विचार है?
एक पल के लिए कल्पना करने वाली बात है, अगर उत्तर में वो विशाल अभेद्य हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती और दक्षिण में ये गहरा हिंद महासागर हमारी प्राकृतिक सीमाएं नहीं बना रहा होता, तो क्या भारत का इतिहास, यहाँ का मौसम और हमारी पूरी संस्कृति आज बिल्कुल वैसी ही होती जैसी कि वो है? बहुत गहरा सवाल है। शायद इतिहास की सारी लड़ाइयाँ, व्यापार के सारे रास्ते और हमारी सभ्यता की पूरी कहानी कुछ और ही होती। भूगोल महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये किसी भी सभ्यता की नियति लिखता है। बिल्कुल। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।